दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 10 है और यहाँ पर हम बाइलिंगुअल इसे देख रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितने सही किए। और यहाँ जो प्रारूप है वो बिल्कुल परीक्षा के आपके प्रश्न पत्र जैसा ही है, यानी 50 जीएस के प्रश्न हैं और 50 सामान्य हिंदी के हैं। तो बिना देर किए इसे हल करना आरंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 जून 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान हेतु चैंपियंस नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए 15 अधिकरण है टोटल। 15 अधिकरणों में ये पूरा ग्रंथ बटा हुआ है और ये राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद तीसरा नंबर जो है उसमें देखिए कहा गया है कि कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 बड़े जो मसाला उत्पादक राज्य हैं उनमें से एक नहीं है। मतलब जो बचे हुए 3 हैं वो शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी जितने हैं वो इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है, लेकिन यूपी इसका हिस्सा नहीं है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न में दिखाया जा रहा है कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, उसको आपको बताना है। नीचे दिया हुआ है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 57 होगा। 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में करवाया गया था। इतनी जानकारी इसमें दे दी है, उसको भी ध्यान देना है। कहाँ पर करवाया गया था ये आपको बताना है। तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, गोलकुंडा और देवागिरी, इसमें से कौन सी जगह है। तो ये फतेहपुर सीकरी है, यानी बी वाला इसका सही है। इसका जो बी वाला आंसर है वो परफेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं आगे छठवें प्रश्न की ओर। तो छठवां जो है इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में, और उसके बाद एक खाली जगह है, यहाँ पर 3500 मीटर ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। यानी जगह का नाम आपको बताना है जहाँ पर इतना ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है जो कि भारत में सर्वोच्च है। यहाँ जगह का नाम दिया है लेह, बेंगलुरु, केरल या तमिलनाडु। तो ये स्थान लेह है। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ कहा है कि कौन सा यूपी का फोल्क डांस नहीं है, लोक नृत्य नहीं है। तो धोबिया, छपेली, कड़ागम और दीप। तो देखिए बाकी 3 तो है, लेकिन ये सी वाला नहीं होगा, ये यूपी का नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तांबे का सिक्का मुगल काल में या मुगल शासन काल में क्या कहलाता था, ये आपको बताना है। तो ये दाम कहलाता था। यहाँ पे शाहरुख नहीं कहलाता था, अशरफ नहीं कहलाता था, शमशी नहीं कहलाता था। इसका नाम क्या था, दाम था। इसके बाद आगे चलते हैं 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि कौन से राज्य में जो फीमेल लिटरेसी है वो सर्वाधिक है। यहाँ पर राज्यों के नाम दिए हैं आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं मतलब इन राज्यों में से सर्वाधिक किसी में नहीं है। सर्वाधिक कहाँ पे है, केरल में है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आंसर भी दे दिया है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 10वें नंबर के प्रश्न में ये कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को सरकारी नमक कानून की अवज्ञा के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था, मतलब इन्हें अरेस्ट कब किया गया था, वो तारीख आपको बतानी है। देख कर बताइए। तो इसकी जो तारीख है वो 17 अप्रैल 1930 की होगी। यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, 17 अप्रैल 1930। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय है, ये टॉय म्यूजियम जो है, ये कहाँ पर खोला जाएगा। यहाँ राज्य का नाम आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इसमें से कौन सा होगा। तो ये गुजरात राज्य है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय खोला जाएगा, मतलब बनाया जाएगा और उसके बाद खोला जाएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ये रीजनिंग वाला है और इसमें अपने विवेक के आधार पर आपको हल करना है। तो उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व और भारत, इस प्रकार से इसमें 5 दिए हुए हैं। इन्हें आपको अरेंज करना है और क्रम कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप बड़े से छोटे की ओर चलिए या छोटे से बड़े की ओर। लेकिन यहाँ जो आंसर है वो बड़े से छोटे की ओर नहीं, बल्कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है यानी आरोही क्रम, उसमें अरेंज किया गया है। यानी इसका सी वाला सही है। इसमें हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, जो सबसे छोटा है वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा इसमें प्रयागराज हो गया यानी तीसरा वाला। उसके बाद उससे बड़ा क्या होगा, यूपी होगा यानी पहला वाला। उसके बाद उससे बड़ा भारत होगा यानी 5वां वाला। उसके बाद उससे बड़ा विश्व होगा यानी 4था वाला। और सबसे बड़ा क्या है, ब्रह्मांड है जो कि अनंत है। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होगा 3, 1, 5, 4, 2, यानी इसका जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यही अंग्रेजी में यहाँ दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। यहाँ जो कूट भाषा है उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसे हमें कोड करके बताना है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि निश्चित कूट भाषा में डिस्टेंस को IDT, ये लिखा हुआ है IDT
DOCUBECN इस प्रकार से लिखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये दोनों जो इनका परिवर्तन है इसको ध्यान से देखिएगा और उसी के आधार पे आपको थर्सडे को कन्वर्ट करना है। थर्सडे को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट होगा। देखिए इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा, यानी ये वाला इसका रूप हो सकता है HTVSTYAD। आगे चलते हैं। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न में ये कहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है तथा कार्यकारिणी जो समिति होती है ये कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की परमिशन प्राप्त होती है। तो इसमें से कौन सा अधिवेशन होगा? पूर्ण स्वराज्य। इसी से आप गेस कर सकते हैं ये आपका लाहौर अधिवेशन है, यानी बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें नवंबर 2020 में प्रकाशित की गई जो पुस्तक है और पुस्तक का नाम है अमेजिंग अयोध्या, ये किसके द्वारा लिखी गई है? उस ऑथर का नाम आपको बताना है। तो ये नीना राय है। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही सही है, बाकी दो जो है 3 जो है इसमें गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे आपको तलाशना है। तो देख लीजिए सही सुमेलन किसका नहीं है। इंडियन हेराल्ड के आगे लिखा है आर विलियम्स, संवाद कौमुदी के आगे लिखा है देवेंद्रनाथ, इसके बाद मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय और ईस्ट इंडियन इसके आगे हेनरी विवियन डिरोजियो। तो इसमें से संवाद कौमुदी वाला जो ये देवेंद्रनाथ टैगोर वाला विकल्प है यही सही नहीं है और बाकी जितने हैं वो परफेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी? वो तारीख आपको बतानी है। इसमें डेट दी हुई है तो इसमें से 1876 जो है वो आपका सही होगा, बाकी जितने हैं वो गलत है। इसके बाद जो अगला इसमें है 18वें नंबर का, इसमें कहा जा रहा है कि नई, और उसके बाद क्या चीज़ नई है वो आपको इसमें से तलाश के लिखनी है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के द्वारा जारी किया गया। ये कौन सी नीति है? नीचे दिया हुआ है स्कूल बैग की नीति है, शिक्षा नीति है, स्कूल चलो अभियान है या जीरो कूपन बॉन्ड है। तो ये पहला वाला ही है, स्कूल बैग की जो नीति है NCERT के द्वारा जारी की गई और ये नई वाली बैग पॉलिसी। यहाँ नीचे उसी को आप अंग्रेजी में लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1916 में एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये स्थान कौन सा था? इसमें आप देखकर बताइए। ये मद्रास था, यानी बी वाला इसका 19वें का सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि बोंगाई गांव, ये जो बोंगाई गांव ताप विद्युत केंद्र है यानी थर्मल पावर स्टेशन है, ये प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? राज्य का नाम आपको बताना है। नीचे वही चीज आप अंग्रेजी में लिखी हुई देख रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या असम। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी असम में ये है। इसकी जो लोकेशन है वो क्या होगी? असम वाली होगी। इसके बाद ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, ये किसकी पहल है? निम्नलिखित में से ये आपको बताना है। तो जरा सा भी आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जानते होंगे तो ट्राइफेड के नाम से आप परिचित होंगे। ट्राइफेड ही इसमें योगदान दे रहा है, बाकी जो है इनका काम ये नहीं है। मतलब जो आदिवासी है उनको आर्थिक तौर पे मजबूत बनाना और उनके अंदर स्किल डेवलप करना, ये सब जो प्रयास है ये जमीनी स्तर पर ट्राइफेड का होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे आराम से गेस कर सकते हैं। इसका जो बी वाला है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नीति आयोग यहाँ पर नहीं होगा, हालांकि योजना निर्माण करना उसका भी काम है। फिलहाल 22वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि भारत ने किस वर्ष अपने सबसे पहले चंद्र अभियान यानी चंद्रयान फर्स्ट इसको लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। यहाँ वो तारीख आपको बतानी है, मतलब सन। तो 2007, 2008, 2009, 2010, ये 2008 है। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 23वें की ओर। 9 अगस्त 2020 को इंदिरा वन मितान योजना ये किस राज्य में शुरू की गई थी? ये राज्य का नाम आपको बताना है। तो कौन सा राज्य होगा? 23वां आप देख लीजिए। 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ से शुरू होती है। योजना का नाम और तारीख भी याद रखिएगा। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। ग्रहों को उनके आकार के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें आपको अरेंज करना है, यानी सबसे बड़े आकार वाला सबसे पहले रहेगा और सबसे छोटा वाला सबसे अंत में रहेगा। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है उसके आधार पे आप देखिए तो बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि ये पहले दिया है और उसके बाद उसी क्रम में आप देख रहे हैं। इसमें से कौन सा होगा? इसका अगर आप देखें तो जो सी वाला है उसका क्रम सही है। हालांकि बृहस्पति सबसे बड़े आकार का है, लेकिन फिर भी जो बाद वाला अरेंजमेंट है वो परफेक्ट नहीं था। इसका सी वाला जो है वो एकदम सही है। शनि, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, इस आधार पे से अरेंज किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो आपको बताना है। यहाँ तारीखें दी हुई है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो 1974 होगा। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 26 को देखिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी मथुरा से होकर बहती है? गंगा, गोमती, यमुना और घाघरा। यहाँ 4 नदियों के नाम दिए हैं। इसमें से कौन सी नदी? तो 26वें को आप देखें तो यमुना नदी जो है वो यहाँ से मतलब मथुरा से होकर बहती है। कृष्ण कन्हैया, उनसे जुड़ी हुई यमुना, तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं। इसके बाद 27,
तो 27 में यहाँ देखिए नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, यानी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। टोटल कितने हैं, 24, 12, 18 या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ नीचे आप उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ देख रहे हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी है, 12 है। अभी वर्तमान में ये 12 है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको तलाशना है। तो एक तरफ डेजर्ट का नाम और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दी हुई है। यहाँ कालाहारी है, सिम्पसन है, इसके अलावा आटाकामा है और पेंटागोनिया है। इसमें से कौन सा होगा, मतलब बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अर्जेंटीना, इसमें से एक गलत है। कौन सा गलत है बताइए। तो आटाकामा के आगे लिखा है इटली और यही वाला गलत है। इसमें आटाकामा डेजर्ट का जो इटली लिखा है वो गलत है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आटाकामा है कहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं। 29वें नंबर के प्रश्न को देखिए। दी गई श्रेणी में से अगला पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर पावर के रूप में दिया हुआ है e⁻11 है, g⁻15 है, i की पावर 19 है और k⁻23 है। तो नेक्स्ट जो पावरफुल यहाँ पे अल्फाबेट होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ 11, 15, 19 और 23 इस क्रम में से अरेंज किया गया है। तो अगला वाला इसे अंतर के हिसाब से आप निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा m की पावर 27। इस आधार पे इसे अरेंज किया जाएगा। तो इसका जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद 30 को देख लीजिए। 30 में कहा गया है कि एक ही स्कूल में एथलेटिक्स की जो टीम है उसमें एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 जो है वो हॉकी टीम में और 29 जो है वो फुटबॉल टीम में है। यानी एक स्कूल में पूरी टीमें बनी हुई हैं। तो उसमें एथलीट जो हैं वो अलग अलग सेक्टर में बटे हुए हैं। जैसे कि बास्केटबॉल की जो टीम है उसमें 21 है, हॉकी वाले में 26 है और फुटबॉल में 29 हैं। तो यहाँ पर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 जो है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब एक साथ 2 खेल खेलते हैं। 15 जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 जो है वो तीनों खेलते हैं। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30वें का वो हो जाएगा 10। यानी जो 10 प्लेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 को देख लीजिए। वही चीज़ अंग्रेजी में है। 31 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन की सीमा के साथ नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखंड, इसमें से कौन सा राज्य होगा बताइए। तो ये पंजाब है। पंजाब की सीमा चीन से नहीं लगती है। इसके बाद 32 यहाँ कहा गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एनीमिया फ्री भारत सूचकांक, ये जो इंडेक्स है 2020 का, इसको जारी किया गया। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। हरियाणा है, ओडिशा है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो राज्य है ये हरियाणा है। एनीमिया से मुक्त के तौर पे हरियाणा यहाँ पे सर्वोच्च स्थान पे है। इसके बाद चलते हैं आगे। 33वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है। सिल्क प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 कौन है इस समय, ये आपको बताना है। तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, मतलब ये दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश पूछा है। अगर पहला पूछता तो यहाँ आपको विकल्प में मिल जाता, लेकिन दूसरा कौन होगा ये नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ जो 34वें नंबर का प्रश्न है उसे देख लीजिए। 34वें वाले में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्गीकृत है। यहाँ पर आर्टिकल का नाम दिया हुआ है, तो आर्टिकल का नाम आप बताइए, इसमें से कौन सा होगा। ये आपका आर्टिकल 73 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 73, जिसमें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति और उसका विस्तार दिया हुआ है। जरा सा 1 मिनट पीछे चलते हैं ये पिछले वाले प्रश्न की ओर। इसमें ये कहा था कि सेकंड लार्जेस्ट जो सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो इसमें से कौन सी है। तो फर्स्ट जो लार्जेस्ट है वो कौन सी है, चाइना है। इसमें से आपको मिल जाता, लेकिन सेकंड कौन है। तो सेकंड अगर ओवरऑल देखा जाए सिल्क प्रोडक्शन के मामले में पूरे विश्व में, तो भारत है सेकंड के पोजीशन पे, और जो थर्ड है इसमें वो उज्बेकिस्तान है। और भारत में अगर देखा जाए तो मलबरी जो शहतूत का, मतलब मलबरी रेशम है या मलबरी सिल्क है, उसका प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। और अगर राज्यवार देखा जाए राज्य के आधार पे, तो कर्नाटक जो है इसमें फर्स्ट है, उसके बाद आंध्र जो है वो सेकंड है, आसाम इसमें थर्ड है और झारखंड जो है वो फोर्थ है। इस प्रकार से इसका इसमें विभाजन किया गया है। तो इसका कुछ डाटा भी देख लीजिएगा। इसके बाद अब चलते हैं 34वें को हमने देख ही लिया है, इसका आर्टिकल 73 होगा। 35 को देखते हैं। किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। ये कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तो इसमें से गुजरात होगा। ठीक है, जो डी वाला है वो सही है, यानी गुजरात इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। वरीयता के अनुक्रम के हिसाब से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, या नीति आयोग के मेंबर्स हैं, या लोकसभा का स्पीकर है। कौन होगा इसमें सबसे बड़ा वरीयता के हिसाब से। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो लोकसभा का स्पीकर इसमें सर्वाधिक बड़ा होगा। वरीयता का क्रम यहाँ बताया गया है उसके आधार पर। 37 को देखिए। 37 में कहा गया है कि कौन भारत के प्रधानमंत्री पद पर कभी नहीं रहे हैं। बीडी जत्ती, इंद्र कुमार गुजराल, यहाँ गुजराल लिखा है, गुजराल होगा। ठीक है।
चरण सिंह और HD देवगौड़ा, इसमें से कौन से होंगे? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो BB जट्टी होगा। इसमें आराम से आप कवर कर सकते हैं, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। इसके बाद 38 को देख लीजिए। 38 में कहा गया कि कौन सी सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ डायरेक्शन भी कंपलसरी होता है। तो घनत्व, चाल, रेखिक संवेग और ऊर्जा, इसमें से कौन सा होगा? तो 38 जो है इसका करेक्ट आंसर C वाला होगा, यानी लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग। ये क्या है? ये सदिश राशि है, इसको दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसके सिर पर ऐसे एरो लगाया जाता है। आगे चलते हैं। 39 को देखिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी जो इको होती है उसको सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब ध्वनि में अवरोध जब आता है तभी वो गूंजती है, तो यहाँ पर उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? यहाँ लेंथ दी हुई है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो 17.2 मीटर होगा, यानी इसका जो B वाला ऑप्शन है वो सही है। मतलब कम से कम मिनिमम डिस्टेंस जो है इतनी होनी चाहिए ताकि रिफ्लेक्ट हो सके। इसके बाद आगे चलते हैं। 40 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा में, और उसके बाद ब्लैंक छोड़ा है, उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये कौन सा त्यौहार है ये आपको बताना है। कजरी, गंगा, बुद्धा या सुलह कुल, इसमें से कौन सा होगा? तो ये सुलह कुल है, जो कि D वाला ऑप्शन है इसका, ये सही है। ये वाला महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कैल्शियम साइनाइड यानी CaCN2, इसमें कौन कौन से तत्व आपके हैं? तो कैल्शियम है, इसके अलावा कार्बन है और नाइट्रोजन है। इसको किस नाम से जाना जाता है, जिसका कि उपयोग उर्वरक के रूप में यानी फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है? तो इसे एक्वारेजिया कहा जाता है, या नाइट्रोलियम कहा जाता है, या शोरा कहा जाता है, या स्मेल्टिंग साल्ट कहा जाता है। इसमें से कौन सा इसका प्रचलित नाम है, बताइए। तो ये जो है इसको यहाँ पर नाइट्रोलियम के नाम से जानते हैं। इसमें वैसे भी अगर आप अंदाजा भी लगाएं तो देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से मिलता जुलता इसमें नाम कौन सा हो सकता है? नाइट्रोलियम हो सकता है। तो ऐसे गेस भी किया जा सकता है, हालांकि ये कभी कभी डेंजरस हो जाता है। एक्वारेजिया जो है इसको अम्लराज भी कहा जाता है। तो अम्लराज का काम क्या होता है? ये इतना ज़्यादा खतरनाक अम्ल होता है जो कि H2SO4 और यहाँ पर अगर देखा जाए अन्य शक्तिशाली अम्ल जैसे कि HNO3 और HCl होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। और इसका जो क्लाउड होता है, मतलब इससे निकलने वाली जो भाप होती है, वही इतनी पावरफुल होती है कि अगर इंसान उसके संपर्क में आ जाए तो उसकी हड्डियां गल जाएंगी, हड्डियां तक नहीं बचेंगी, इतना ये तेज होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 42 को देखिए। इसमें कहा गया है कि चौथा वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन या आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, ये जो है इसका थीम दे दिया है। थीम क्या है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक, यानी कोरोना पेंडेमिक। इसके विषय में वर्चुअली माध्यम से आयोजित इसका जो संस्करण था उसको देखा गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था ये आपको बताना है। ये चौथा एडिशन था। इस सम्मेलन का नाम क्या है? वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन। और इसकी जो थीम थी वो यहाँ पर दी हुई है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब इसमें किसने उद्घाटन किया था ये आपको बताना है, तो देख कर बताइए। ये M वेंकैया नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। इसके बाद 43वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। Y X के पूर्व में है और यहाँ इसके आगे लिखा हुआ है कि जो Z के उत्तर में है, यदि A Z के दक्षिण में है तो A Y की किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अगर आप अरेंज करके और उसमें इन अल्फाबेट को सेट करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको मालूम हो जाएगी, वो दक्षिण दिशा में है, यानी साउथ में। B वाला इसका सही है। इसके बाद 44वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें घड़ी वाला प्रश्न आया है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर जो घंटे की सुई है, मतलब 12 बजे से वो चलना शुरू करती है दोपहर में, तो 5 बजे यानी शाम के 5 बजे 5:10 पर घंटे की सुई जो है वो घूम जाएगी। अब कितने डिग्री का वो एंगल बनाएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो उसका एंगल बनेगा वो 155 डिग्री का होगा, 155 अंश। इस प्रकार से इसका कोण बनेगा, यानी ये अधिक कोण बनाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। 45वें नंबर के प्रश्न को देखिए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। फोलिक एसिड है, थायमीन है, साइनोकोबाल्मिन है या कैल्सीफेरॉल है, इसमें से कौन सा नाम होगा? तो कैल्सीफेरॉल होगा यहाँ अगर आप देखें तो। इसके बाद आगे चलते हैं। 46वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों दो चीजें हैं और दोनों विपरीत हैं, हालांकि दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन से ही होते हैं, लेकिन एक नाभिकीय संलयन से होता है और दूसरा नाभिकीय विखंडन से होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का नतीजा है, यानी इसका जो ए वाला है वो सही है। ये फ्यूजन रिएक्शन है, यानी छोटे छोटे नाभिक यहाँ पर जुटकर आपस में एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ये संलयन होता है। विखंडन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। हालांकि हाइड्रोजन बम को भी शुरू कराने के लिए, मतलब इसके अंदर जो चेन रिएक्शन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए पहले इसको चार्ज करना पड़ता है और चार्जिंग जो है वो एटॉमिक बम से ही होती है। इसके बाद 47 को देखिए।
47 में ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, यहाँ पर उस आर्टिकल का नाम आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85, जो सी वाला है वो राइट आंसर। इसके बाद इसका सी सही था। 48वें को देखिए, 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसके लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा इसको शुरू किया है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसकी डेट याद रखिएगा 29 सितंबर 2020। ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है, बच्चों के लिए है या उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं है, तो ये महिलाओं के लिए, इसको जो है वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। 49वें नंबर के प्रश्न को देखिए, सैनिटरी फिटिंग, इसके लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इसमें से कौन सा जिला होगा, आगरा होगा, मऊ होगा, मथुरा होगा या पीलीभीत होगा, कौन सा होगा बताइए। तो मथुरा होगा, ये इस मामले में फेमस है। इसके बाद 50वां जो अंतिम सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, इसमें आप नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो नहीं है, मतलब कौन सा राज्य नहीं है उसका नाम चुनेंगे। कौन सा है, देखिए जिसका संबंध नर्मदा बचाओ से नहीं है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आंध्र का संबंध नर्मदा बचाओ से नहीं है और बाकी जितने राज्य हैं उनका है। अब आगे चलते हैं अगले सेक्शन की ओर यानी पार्ट 2 की ओर। यहाँ हिंदी भाषा के प्रश्न है और हिंदी भाषा के प्रश्न में पहला जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला आता है। इसमें जंगल में लगने वाली आग, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे दावानल कहा जाता है। पीछे भी जो पिछला टेस्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। जठरानल जो है ये पेट में लगने वाली आग यानी भूख होती है। बड़वानल जो है ये पानी के अंदर लगने वाली आग होती है, बड़वाग्नि इसको कहा जाता है। अनल जो है ये सामान्य अग्नि को कहा जाता है और दावानल जो है ये जंगल में लगता है। इसके बाद 52वें नंबर के प्रश्न को देखिए, जिस पर हमला न किया गया उसको क्या कहेंगे, अनाक्रांत कहेंगे। आक्रांत उसको कहेंगे जिस पर कि आक्रमण किया गया, तो यहाँ पर बी वाला इसका सही है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है अर्थात दिगंबर, इसमें जो दिगंबर वाला ऑप्शन है वो सही है। महावीर स्वामी दिगंबर मत के समर्थक थे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके समय में मत का विभाजन हो गया था, वो तो बाद में होता है, लेकिन दिगंबर वाले जो है वो महावीर स्वामी के हिसाब से ही चलते हैं, मतलब वो भी निर्वस्त्र रहा करते थे और दिगंबर वाले भी निर्वस्त्र रहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि दिशाएं ही उनका वस्त्र है। इसके बाद आगरा में देखने योग्य स्थान है। अब यहाँ पे देखने योग्य जो शब्द है मतलब 2 शब्दों का समूह है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है एक शब्द में। यहाँ पर कौन सा होगा, दर्शनीय, जो दर्शन करने योग्य हो अर्थात देखने योग्य हो। इसके बाद 55 को देखिए, जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहा जाएगा, दुष्कर कहा जाएगा, जिसे करना दुभर हो या दुष्कर हो। इसके बाद आगे चलते हैं 56 को देख लीजिए, अनेक युगों से चले आने वाले, इस चीज को क्या कहेंगे, सनातन कहेंगे, समीचीन कहेंगे, प्राचीन कहेंगे या पुरातन कहेंगे। तो युग युगांतर से जो चला आ रहा है वो सनातन होगा। इसके बाद 57 को देखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है, मतलब उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके बाद 58, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक, इसको क्या कहा जाएगा, इसे धीरोदात्त कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं 59 को देखते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इस पूरे वाक्य को अगर एक शब्द में समेटना हो तो क्या लिखा जाएगा, निराकार, मतलब कोई आकार ही नहीं। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, मतलब वो उसका जो पति है वो विदेश में गया है तो ये दुखी है, तो ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा, प्रोषित पति का कहा जाएगा, वियोगिनी कहा जाएगा, विरह विदग्धा कहा जाएगा या खंडिता कहा जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द उसके लिए इस्तेमाल होगा, तो प्रोषित पति का, मतलब जिसका जो पति है वो परदेश में गया है और वो नागमती के समान विलाप कर रही। इसके बाद 61 को देख लीजिए, अधोलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है, कौन सा होगा, अयन, चयन, मयन, घरन, तो अयन होगा। अयन जो है ये निवास स्थान को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं 62 को देख लीजिए, पूर्णतया, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, तो पूर्णतया को यहाँ पर किस प्रकार से और लिखा जा सकता है, प्रतिअक्षर लिखा जा सकता है, प्रक्षर, अक्षरशः या प्रतिशब्द, तो ये अक्षरशः होगा, मतलब एकदम एक एक अक्षर उसकी जो शिकायत थी वो सही थी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं यानी 63 को, आमोद शब्द जो है ये समानार्थी शब्द किसका है, मतलब इसमें से कौन सा उसके समान अर्थ रखता है, विकास, प्रवीण, तरीका और हर्ष, कौन सा इसमें से होगा बताइए, तो हर्ष, आमोद और प्रमोद कहा जाता है, तो यहाँ हर्ष से उसका तात्पर्य है। इसके बाद 64 को देखिए, अतुल का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, अनुपम, अनल, अनोखा और अपूर्व, तो यहाँ पर अनल जो शब्द है ये अतुल का समानार्थी नहीं है, बाकी जितने हैं वो हैं। इसके बाद 65 को देख लीजिए, अकुलाना, अकुलाना को यहाँ पे समानार्थी इसका ढूंढना है, कौन सा होगा, तो अकुलाना यानी घबराना अर्थात व्याकुल होना, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद इंद्र का पर्यायवाची जो न हो वो आपको खोजना है, पुरंदर, शक्र, मघवा और गणाधिप, गणाधिप होना चाहिए था, गणाधिप लिखा है, इसमें से कौन सा होगा, 66 को देखिए, 66 का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, गणाधिप। गणाधिप जो है ये इंद्र को नहीं कहा जाता है, बाकी तीनों इन्हीं के पर्यायवाची है। अब इंद्र को इसमें से क्या क्या कहा जाता है,
ये लिखा कुछ नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए भूपेंद्र, शक्र, सुरपति और पर्वतार लिखा हुआ है। इसमें से आपको चुनना है कि क्या जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जो नहीं है वो आपका भूपेंद्र है, और बाकी जितने हैं वो क्या है? भूपेंद्र जो है वो धरती पर जो नरेश या राजा होते हैं उनको कहा जाता है। भूप इंद्र मतलब पृथ्वी का इंद्र, तो यहाँ इंद्र का ये समानार्थी नहीं है। बाकी शक्र, सुरपति और पर्वतारी ये तीनों ही इन्हीं के पर्यायवाची। इसके बाद उपानह, उपानह शब्द जो है इसका पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तो ये किसका पर्यायवाची है? मतलब जूते का है, जोर का है, जादू का है या ज्येष्ठ का है? इसमें से किसका होगा? तो ये जूते का है। उपानह जो है इसको पनही भी कहा जाता है, ठीक है, गांव में पनही बोलते हैं, और ऐसे शुद्ध इसका उपानह है। तो यहाँ पर ये जूते का हो जाएगा। उपालंभ जो है ये उलाहने का होता है, शिकायत जो की जाती है। इसके बाद 69 को देखिए, यहाँ पे उत्कंठा इसका समानार्थी आपको खोजना है। तो कौतूहल, कौतुक, हर्ष, प्रमोद, उत्सुकता, अभिलाषा और विराम, विलंब, इसमें से कौन सा होगा? 69 को देखिए, तो 69 का करेक्ट आंसर उत्सुकता या अभिलाषा से तात्पर्य है। हालांकि इसमें कौतूहल और कौतुक वाला भी ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठीक इसमें सी वाला है। इसके बाद 70वें को देखिए, 70वें में उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी दिए हैं और एक जो है वो उसका समानार्थी नहीं है, तो वही आपको खोजना है। भुक्खड़, उदंड, निरंकुश और अक्खड़। तो इसमें जो भुक्खड़ है ये उच्च श्रृंखल का समानार्थी नहीं है, और बाकी तीनों जो है वो हैं। इसके बाद 71वें में अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। 4 वाक्य दिए हुए हैं। उसने हाथी पर काठी बांध दी। पहला है, सेना ने विख्यात आतंकवादी को मार गिराया। इस सौभाग्याकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें, और गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक नहीं सका। तो यहां पर असल में आपको शुद्ध वाक्य की तलाश करनी थी, ठीक है। तो यहां पर जो शुद्ध वाक्य है वो इसमें से देखिए, वैसे देखा जाए तो ये वाला जो है आशीर्वाद इसमें सही ढंग से नहीं लिखा है, और इस वाले में सेना ने विख्यात आतंकवादी को मार गिराया, तो यहाँ पे कुख्यात होना चाहिए था। उसके बाद गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक नहीं सका, कोई न टिक सका, तो गोलियों की बौछार, यहाँ पे बाढ़ की जगह पे बौछार होना चाहिए था। तो ये तीनों ही अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। उसने हाथी पर काठी बांध दी, तो ये वाला कुछ हद तक सही हो सकता है। तो इसका जो ए वाला है वो ठीक होगा। बाकी अगर सी वाले को देखा जाए, जो आंसर की इसकी है उसमें सी वाले को सही बताया गया है, तो सी वाला सही हो सकता था, बशर्ते ये आशीर्वाद शब्द जो है ये सही ढंग से लिखा जाए। तो इसमें सर्वाधिक शुद्ध जो है वो पहला वाला ही है, बाकी जो है उसमें कुछ न कुछ गलतियां हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि काठी जो होती है वो घोड़े के ऊपर बांधी जाती है। तो देखिए ये पूरा प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटियां हैं। इसको अगर देखा जाए तो सर्वाधिक शुद्ध इसमें या तो ए वाला आप लिख सकते हैं या सी वाला, लेकिन एकदम से सही कोई नहीं है। वर्तनी शुद्धि की यहाँ बात हो रही है, तो चारों ही अशुद्ध हैं। पहली वाली में हाथी पर काठी, हाथी पर हौदा बांधा जाता है बैठने के लिए। उसके बाद सेना ने कुख्यात आतंकवादी को मार गिराया। सी वाले में सौभाग्याकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें, आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता। और गोलियों की बौछार के समक्ष कोई नहीं टिक सका, यहाँ बाढ़ शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। इस प्रकार से है, तो गलतियां जानते रहिए। उसके बाद 72वें प्रश्न को देखिए। अशुद्ध वाक्य का यहाँ चयन करना है। मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है कि नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। दासतायुक्त जीवन ठीक नहीं है और वह पानी से पौधों को सींचता है। तो इसमें से आपका कौन सा जो अशुद्ध वाक्य है वो ढूंढना है, इसमें से देख लीजिए। तो इसमें जो डी वाला है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 73वें को देख लेते हैं। एक की वर्तनी अशुद्ध है, वो आपको वर्तनी जो अशुद्ध है वही खोजना है। शुश्रूषा है, वेशभूषा है और मनीषा है। इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो इसका जो शुश्रूषा बी वाला लिखा है वही गलत है, इसकी वर्तनी ठीक नहीं है, और बाकी जितने हैं उनकी वर्तनी ठीक है। 74वें को देखिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं? मतलब एक फेंक कर मारा जाता है और एक हाथ में लेकर युद्ध किया जाता है। तो किसको क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है। अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। तो इसमें से कौन सा एकदम से सही है? तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये वाला जो है ये सही है, और बाकी जितने हैं वो क्या है? गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। 75वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। उपरोक्त, उपर्युक्त, 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 इसमें से किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो उपर्युक्त जो ये वाला लिखा है यही सही है। इसके बाद 76वें को देखिए। शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है। वह कढ़ाई बुनाई जानती है। शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बड़ा क्षोभ हुआ। हमें चरखा काटना चाहिए। आगामी घटनाओं को कौन जानता है? इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो वह कढ़ाई बुनाई जानती है, ये पहला वाला ही इसका सही है, और बाकी सब जो है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। मतलब इसमें उड़नतूरा जो ऊपर का होता है वो अलग अलग जगह लगाया है और वह की जगह पे ब लिखा है। तो इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो इसका जो सी वाला है वो सही होगा। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। वर्तनी की अशुद्धि वाला इसमें से एक शब्द जो है वो आपको तलाशना है। उज्ज्वल लिखा है, इसके अलावा कवियत्री लिखा है, कवित्री लिखा है और मोक्ष लिखा है। तो ये जो कवित्री लिखा है यही वाला गलत है, और बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, और नीचे वाला भी।
अब इसमें से आपको वर्तनी किसकी ठीक है ये ढूंढना है, तो रचयिता होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, न तो ये सही है और न ही ये वाला, इसका सी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 80 नंबर का जो प्रश्न है इसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय होता है या पूजनीय होता है, इसमें से कौन सा होगा, तो ये पूजनीय होता है, मतलब पूजनीय होता है, ये वाला सही है इसका, ये वाला नहीं होगा, बहुत से लोग इसको लगा सकते हैं लेकिन सी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 81वें नंबर का उदात्त लिखा हुआ है, उदात्त का आपको विलोम बताना है, विलोमार्थी बताना है, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। उदात्त का अनुदान, यहाँ पे अगर आप देखें तो अनुदात हो जाएगा, अनु शब्द लगा देंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद उदार शब्द का विलोम आपको इसमें ढूंढना है, तो उदार का इसमें से क्या हो जाएगा, अनुदार होगा, कठोर होगा, निर्भय होगा या अपव्यय होगा, कौन सा होगा, तो ये अनुदार हो जाएगा यहाँ पे, जो उदार ना हो। इसके बाद उपत्यका, उपत्यका का आपको विलोम बताना है, कौन सा होगा बताइए, तो उपत्यका का जो विलोम है इसमें से वो अधित्यक्का होगा, मतलब अधित्यका इसको कहा जाएगा, इसका जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद 84वें नंबर के प्रश्न को देखिए, उत्थान शब्द का विलोम, तो उत्थान मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, इसका हो जाएगा पतन, यानी ए वाला इसका सही है। उल्लास का क्या हो जाएगा, उल्लास का हो जाएगा विषाद या नैराश्य, इसमें से कौन सा होगा बताइए, तो विषाद या नैराश्य में से विषाद वाला इसका सही है, यहाँ पे जो विषाद वाला है वो सही है। इसके बाद चलते हैं आगे, 86वें नंबर को देखते हैं, कृत्रिम का प्राकृतिक से वही संबंध है जो कि उर्वरा का ऊसर से है, यहाँ पर जो ऊसर वाला शब्द है ये सही होगा, उर्वरा मतलब उपजाऊ, ऊसर मतलब जहाँ बंजर जमीन हो, कुछ भी न पैदा होता हो। ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम आपको ढूंढना है इसमें से, तो अधः हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, 88 को देखते हैं, ऊर्ध्व शब्द के लिए सही विलोम का आपको चयन करना है, तो अधः वही रिपीट कर दिया है। इसके बाद 89 नंबर का जो प्रश्न है इसमें उम्मीद का विलोम पूछा है, तो उम्मीद का क्या हो जाएगा, मायूसी, यहाँ पर निराशा जिसको कहा जाता है। इसके बाद 90 नंबर का जो प्रश्न है इसमें ऋजु का विलोम पूछा है, तो वक्र हो जाएगा, ऋजु मतलब सीधा और वक्र मतलब टेढ़ा। लवण का तद्भव, लवण का जो तद्भव है वो क्या होगा इसमें से बताइए, 91, तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नोन, यानी नमकीन। इसके बाद इसमें से तत्सम आपको ढूंढना है, क्षेत्र है, गधा है, गाय है और घर है, तो क्षेत्र जो है ये तत्सम है आपका और बाकी जो है वो तद्भव है। इसके बाद नेक्स्ट 93 को देखिए, तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है वो आपको खोजना है, गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यंक और पटरी और सपत्नी, और उसके आगे लिखा है सौत, इसमें से कौन सा आपका गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तो पर्यंक का पटरी, असल में इसका पलंग होता है, पर्यंक का पलंग होगा, यहाँ पटरी लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। इसके बाद 94 तद्भव शब्द आपको खोजना है, उलूक, कूप, ओझा और पुस्तक, कौन सा तद्भव है, तो इसमें से ओझा जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, उपाध्याय होगा। इसके बाद 95 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, पक्ष, पक्षी, पतन और पत्ता, तो इसमें से कौन सा होगा, ये पत्ता जो है ये आपका क्या है, तद्भव है, और बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम है। पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा, पंखी होगा, पखेरु होगा, पंख होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। 96 को देखकर बताइए, तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो पंख हो जाएगा, पंख को ही यहाँ पे तद्भव भाषा में हम लोग माफ कीजिएगा, पंख जो है वो तद्भव भाषा है और इसको हम लोग तत्सम में पक्ष कहते हैं, इसी से बना हुआ है पक्षी, जिसके पास पक्ष हो। इसके बाद 97 को देखिए, कौन सा तत्सम है, भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया और जोरू, तो भ्रातृजाया जो है यही आपका तत्सम है इसमें। इसके बाद जिसे बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द आपको खोजना है, तो वह कौन होगा, अजर होगा। अजर व्यक्ति जो होता है वो कभी जरा रोग से ग्रसित नहीं होता है, जरा मतलब बुढ़ापा। इसके बाद 99 को देखिए, तद्भव शब्द निर्दिष्ट करिए, इसमें से कौन सा है, आधा, कूप, विद्या, व्योम, तो आधा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, अर्ध हो जाएगा, इसका ये वाला सही है। और कौन सा एक आपका इसमें से युग्म जो है वो अशुद्ध है तत्सम की दृष्टि से, दीक्षा, परीक्षा, शूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये आपको बताना है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि तद्भव तत्सम का युग्म दिया है, यहाँ पर ये आपका विलोम युग्म है, मतलब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन उसमें से कौन सा तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब वो तद्भव के रूप में दे दिया है, कौन सा होगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कपूत, सपूत होगा, इसकी जगह पे कुपुत्र, सुपुत्र होना चाहिए था, तब ये तत्सम होता। ठीक है, तो यहाँ तक ये टेस्ट समाप्त होता है और तब तक के लिए नमस्कार।